स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआर में प्राचीन इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 9वां। इससे पहले हमने आपको 8 टेस्ट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आज के इस वाले सेशन में हम लोग महाजनपद काल से बनने वाले सभी प्रश्न करेंगे। कभी कोई पेपर में महाजनपद से सवाल बन जाता है तो एक आसान सा सवाल बनता है यहाँ से, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके बाद साथ ही जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, यानी अगर हम देखेंगे टेस्ट नंबर 10 और 11, हो सकता है 12वां भी हो, यहाँ पे हम लोग मौर्य और मौर्योत्तर काल की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ पे याद रखेंगे मौर्य और मौर्योत्तर काल। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के आइएगा ताकि आने वाले टेस्ट में आप इसको अच्छे से कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा लिंक करेंगे, जोड़ेंगे, ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाओ, ठीक है। देखिए, आपने पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो वैदिक काल में हम लोगों ने देखा कि लोग एक समूह में रह रहे हैं, और जिस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं साथी, जन बोलते हैं, है ना, जन बोलते हैं। और इन जनों के लिए राजन हुआ करते हैं। आपने पढ़ा होगा, वैदिक काल में हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। राजन हुआ करता है, राजन को हम जन गोपा या जन गोपस्य कहते हैं, ठीक है, यानी लोगों के रक्षक के रूप में जानते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको ये पढ़ाया था। वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल को हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ था। एक जो समय था साथी वह था ऋग वैदिक काल। तो ये पूरा का पूरा जो घटना है, जो ये जन वाला प्रोसेस है, यह ऋग वैदिक काल में था। और ऋग वैदिक काल का समय आपको पता है 1500 ईसा पूर्व से लगा के 1000 ईसा पूर्व के आसपास में था। ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है वैदिक काल में, है ना। आप उसे जरूर देखिएगा। देखिए, तो अभी आप जानते हैं कि हमने आपको पढ़ाया था कि ऋग वैदिक काल में लोहा नहीं मिला है, यानी लोहे का अवशेष नहीं मिला है। इसके बाद जो दूसरा समय होता है साथी, वह होता है उत्तर वैदिक काल का। अगर आपको याद होगा, उत्तर वैदिक काल, है ना, उत्तर वैदिक काल। और इसका समय होता है साथी 1000 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईसा पूर्व के आसपास में, है ना। इसका समय यह था। तो ऋग वैदिक काल में लोगों का जो ग्रुप हुआ करता था उसे हम क्या बोलते हैं, जन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो ये जन यानी लोगों का ग्रुप मिल करके एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाते हैं और पूरा एक समूह बनाते हैं, और उस समूह को साथ ही हम क्या बोलते हैं, जनपद के नाम से जानते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, इस पूरे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं। और आपको पता होगा कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के अवशेष मिलना शुरू हो गया था, है ना। आगे आप लोग देखेंगे एक समय आता है 600 ईसा पूर्व, जब उत्तर वैदिक काल साथ ही खत्म हो रहा होगा। इस समय आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, जैसे जो उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया हो गया, बिहार का पूरा एरिया हो गया, यानी कहा जाए कि जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, ठीक है, गंगा यमुना का क्षेत्र, यहाँ पे लोगों के द्वारा आप देखेंगे लोहा जो है प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। क्या प्रयोग किया जाने लगा, लोहा प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा। लोहे का फाल बनने लगा, यानी हल हो लोहे का बनने लगा। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, विकास हुआ। और अब यहाँ पे आप देखोगे कि गंगा यमुना के ही क्षेत्र में आप देखोगे कि अब जो ये जनपद लोग थे, है ना, ये लोग और बड़े बड़े कबीले इकट्ठा कई जनपद को मिला करके अब ये जनपद कन्वर्ट हो गए महाजनपद में। यही जनपद आगे चल के कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें साथी, महाजनपद में, है ना। जैसे आप इस समय देख रहे होंगे कि एक पूरा जिला होगा। इस समय आप उत्तर प्रदेश की संरचना कैसे पाते हो, तो आपको सर उत्तर प्रदेश में जिले हैं, है ना। और जिले के बाद क्या बना हुआ है, राज्य बना हुआ है। भाई जिले के बाद राज्य बना हुआ है, इसके बाद तो भारत नाम का एक देश बना हुआ है। जिले के अंदर आप देखेंगे तो ब्लॉक बना हुआ है, तहसील बना हुआ है, फिर गांव बना हुआ है, कई सारी चीजें हैं। ऐसे ही महाजनपद हुआ करता था, महाजनपद के अंतर्गत जनपद, फिर इसके बाद जन, ऐसा, ठीक है। अब ये तो भाई नॉर्मल सी बात हो गई कि महाजनपद है, लेकिन हमें कैसे पता चला कि कोई महाजनपद जैसा कुछ दुनिया रहा होगा। हमें भाई जानकारी इतिहासकारों को कैसे मिला इस बात की, तो देखिए 2 साक्ष्य आगे चल के हमें मिलते हैं। एक तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ध्यान से समझिएगा, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, अब एक काम आपका बन जाएगा। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जब लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे 16 महाजनपद की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। ये पहली बात है क्या, तो बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ है। इसी तरह से एक और है, इसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, है ना। ये भी एक ग्रंथ है साथी, और यह जैन ग्रंथ है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यह कैसा ग्रंथ है, यह जैन ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में से अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों जगहों से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है कि भाई उस समय साथी 16 महाजनपद हैं। क्लियर ही बात। अब इन्हीं 16 महाजनपद को लेकर के हमसे सवाल कुछ ऐसे पूछता है,
चलिए एक आसान से सवाल से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय लगा लेकिन जानकारी आपको मिल गया होगा, है ना। कह रहा कि 16 महाजनपदों में से निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है या इंद्रप्रस्थ थी, है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे साथी, जो कुरु महाजनपद है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यही ऐसे ही आपसे आसान सवाल पूछेगा, याद रखिएगा। पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अब देखिए कुरु महाजनपद दरअसल है वर्तमान समय में कहाँ पे, अगर पूछेगा तो कैसी स्थिति बनेगा, तो जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, जो दिल्ली है और थोड़ा सा थानेश्वर, इनके ही भूभाग पे उस समय जो है साथी कुरु महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है, याद रखिएगा। एक महाभारत जब आप देखते हैं तो हस्तिनापुर के राजा का नाम आता है बार बार, तो कभी कभी सवाल पूछता है कि जो ये हस्तिनापुर नाम का जो राज्य था, मतलब महाभारत के समय में, वो किस महाजनपद के अंदर आता था, तो आप बताना कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इस समय देखेंगे बुद्ध के समय में यहाँ की जो राजा है साथी राजा कौरव है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कुरु महाजनपद के राजा कौन थे, तो जवाब होगा राजा कौरव। यहाँ पे इतनी बातें आपको ध्यान रखना। अगला, करा के निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद में कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित है। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कान्यकुब्ज का कहाँ पे है, यानी कान्यकुब्ज का जो प्रसिद्ध नगर था वो कहाँ पे था। तो यहाँ पे याद रखेंगे साथी, जो पांचाल राजकुमारी थी, आपको याद होगा, वहां पे साथी ये चीजें स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, डी बन जाएगा आपका सही जवाब। ये सबसे आसान सवाल है। देखिए अगर हम बात करेंगे वर्तमान में पांचाल की, तो कहाँ पे था, उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, यानी पांचाल महाजनपद ये हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। इनमें पंचाल महाजनपद थे साथी। पंचाल के दो पार्ट थे, एक तो उत्तरी पांचाल हुआ करता है, एक दक्षिणी पांचाल हुआ करता है। जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी अहिछत्र थी, जबकि जो दक्षिणी पांचाल है इसकी राजधानी साथी कंपिल है, इसे ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी जो कान्यकुब्ज है वो कहाँ पे है, किस महाजनपद में स्थित था, तो साथी बताना पंचाल महाजनपद में। जो रानी द्रौपदी है इनका भी संबंध साथी पांचाल से है, इन्हें पांचाली भी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अवंती पश्चिमी भारत में स्थित एक महाजनपद है। तो पश्चिम भारत में अवंती जो है साथी वो कहाँ पे स्थित था, वो लोकेशन आपसे पूछ रहा है कि भाई पश्चिम भारत में था। दूसरा करें कि बुद्ध के समय में अवंती के राजा चंड प्रद्योत थे। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो यहाँ पे याद रखिए साथी ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अब देखेंगे तो मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों को मिलाकर के इसके बनाया गया था, तो एकदम से पश्चिम भाग कह देना सही नहीं है, लेकिन पश्चिम भारत में स्थित एक प्रमुख महाजनपद माना जाता था, है ना। हालांकि एकदम से पश्चिम तो नहीं था, लेकिन फिर भी आंसर इसका यही सही होता है कि पश्चिम भारत में ही था, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा पूर्व और पश्चिम की अपेक्षा की, तो ये मालवा और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में साथी अवंती महाजनपद हुआ करता था। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हैं। अगर ऐसा सवाल आएगा तो ध्यान रखना पश्चिम भारत ही काउंट करेंगे हम लोग। पश्चिम भारत का मतलब गुजरात, ज्यादातर गुजरात, पंजाब और राजस्थान जैसा क्षेत्र जोड़ते हैं, पर ये वहां पर कुछ था ही नहीं साहब, है ना। ये जो है गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में पड़ता था महाजनपद ज्यादातर, है ना। तो इस कारण से हम इसे पश्चिमी मान लेते हैं। याद रखेंगे कि अवंती महाजनपद कहाँ पे है, तो पश्चिम भारत में स्थित है। आधुनिक में जो मालवा और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र था उसे मिला करके ये बना हुआ था साथी, ठीक है। देखिए अगर हम अवंती की बात करें तो अवंती भी दो पार्ट में था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध के समय में यहाँ पे साथी राजा चंद्र प्रदौर थे। आप जानते हैं बिंबिसार के राज्यवैद्य हुआ करते थे जीवक, तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, चंद्र प्रदोत को पीलिया हो गया था इनकी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो ऐसा भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे चल के आप देखेंगे तो शिशुनाग जब आते हैं तो अवंती को जीत करके मगध महाजनपद में मिला देते हैं साहब, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, करा के निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आधुनिक इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित है जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। तो कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, तो अगर आपको याद होगा साथी तो वत्स महाजनपद ये उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। वत्स महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। आधुनिक समय में जो इलाहाबाद का क्षेत्र था ना वहां पे वत्स महाजनपद हुआ करता है, और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए बात करेंगे वत्स महाजनपद को लेकर के, तो कहाँ पे है लोकेशन आधुनिक समय में, तो बताना आप इलाहाबाद में है। राजधानी कौन सी है, तो आप बताना कौशाम्बी है। बुद्ध के समय में यहाँ पे पौरव वंश का शासन हुआ करता था, और यहाँ का राजा कौन था, राजा उदयन था, और यह एक व्यापारिक नगर है। इतनी बातें आपसे पूछेगा तो बताना एक एक पॉइंट उसको एग्जामिनर को, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, ध्यान रखिए। करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी। मल्लों की राजधानी कहाँ पे है, तो कुशीनगर में है साथी।
और कह रहा है कि कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। तो क्या ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अगला, कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। और कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो ये बिल्कुल भी सही है साथी, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे दो महाजनपद की एक साथ, कोसल महाजनपद, तो पहले देखिए कोसल, तो पहली बात तो इसकी राजधानी याद रखेंगे। कोसल ये उत्तर प्रदेश में महाजनपद था, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ पे है साथी? श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में एक जगह है आधुनिक समय में, उसे याद रखेंगे, सहेत महेत एक गांव है, वहां पे पहचाना जाता है कि पहले कोसल यानी श्रावस्ती हुआ करता था, यानी कोसल महाजनपद वहीं पर हुआ करता था, है ना। याद रखेंगे सरयू नदी साथी ये कोसल को दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो उत्तरी कौशल, एक आपकी दक्षिणी कौशल। ध्यान रखिएगा, उत्तरी कौशल की राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो आप बताना श्रावस्ती है, जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी ये आपकी कुशावती। अब देखिए सवाल ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसल महाजनपद को दो पार्ट में बांटती है? तब जवाब देना होगा आपको सरयू नदी, वही अयोध्या वाली नदी है ना। कौशल के राजा साथी प्रसेनजीत हैं और ये बुद्ध के समकालीन थे और उन्हीं के समान आयु के भी थे, मतलब जितना उम्र के बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उतने ही उम्र के राजा प्रसेनजीत थे जो कि कौशल के राजा थे, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे मल्ल को लेकर के, तो साथी ये मल्ल महाजनपद है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में इसमें जो देवरिया जनपद है, ठीक है, वहां पे मल्ल महाजनपद हुआ करती है। इसकी भी दो राजधानी थी, पहली राजधानी कुशीनगर जहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे गौतम बुद्ध, और दूसरी राजधानी साथी पावा है, पावापुरी। आप जानते हैं पावापुरी में महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, ठीक है। तो कभी कभी सवाल बनता है, यहाँ से ध्यान रखना। अगला, करा के निम्नलिखित में से कौन मगध महाजनपद की राजधानी थी? बहुत ही हलवा और बहुत ही आसान सा सवाल है। मगध महाजनपद की राजधानी थी कौन सी? तो आप जानते हैं मगध महाजनपद की राजधानी साथी ये गिरिब्रज हुआ करता है, राजगिरी हुआ करता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। अब देखिए कुछ महाजनपद है, इसको आप एज इट इज रट लेना। क्यों ऐसा? क्योंकि आप सही निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और एक तरफ देगा महाजनपद, दूसरी तरफ देगा उसकी राजधानी, आपको मिलान करना होगा। अंग की राजधानी क्या होगा? चंपा, मगध की गिरिब्रज, बज्जी की वैशाली, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनगर, वत्स के साथी कौशाम्बी। इसे आपको याद करना होगा। अगला सवाल है, बुद्ध के समय में अवंती महाजनपद के राजा निम्नलिखित में से कौन थे? आपको याद होगा अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि बुद्ध के समय में अवंती के राजा चंद्रप्रदोत हैं। कौन है? तो बताओगे अवंती के राजा साथी कौन थे? राजा चंद्रप्रदोत थे। जीवक नाम का राजवैद्य भेजा था बिम्बिसार इनकी दवा करने के लिए, है ना। तो अब देखिए कुछ महाजनपद और उनके राजा, ये भी सीधे आपसे मिलान करने के लिए आएगा, पूर्ण बता दीजिएगा। अंग के राजा ब्रह्मदत्त हुआ करते हैं, वत्स के राजा उदयन थे, इंद्रप्रस्थ के राजा कौरव्य हुआ करते थे, अवंती के राजा चंद्रप्रदोत हैं, सुरसेन साथी वो अवंती पुत्र है, ठीक है, सुरसेन के राजा अवंती पुत्र हैं, चेदी के राजा शिशुपाल हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंबोज महाजनपद की राजधानी थी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। ये चैप्टर बहुत कठिन नहीं है साहब, मैं पहले भी बता रहा था, तो याद रखेंगे, पर ये इसमें रटने वाला है ना, इसलिए थोड़ा सा लोग गलती कर देते हैं। तो कंबोज की राजधानी साथी वो हाटक है, कभी कभी इसको राजपुर के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी इसे राजपुर भी लिख देता है एग्जामिनर पढ़ाने के लिए, है ना। तो हाटक है ये कंबोज महाजनपद की राजधानी है। अब इसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा, महाजनपद और उसकी राजधानी। जैसे अवंती की राजधानी आपने देखा उज्जैन माहिष्मती 2 है, सुरसेन की राजधानी मथुरा, ये पेपर में बार बार आता है, चेदी की राजधानी सोथीवती है, तय शब्द हटा दीजिएगा, सोथीवती है, मत्स्य की राजधानी साथी विराटनगर है, अस्मक की राजधानी पोतना या फिर पोटिल है, गंधार की राजधानी साथी तक्षशिला है, कंबोज की राजधानी हाटक या फिर राजपुर है। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, प्राचीन काल में अवध को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? देखिए अवध क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे साथी अवध क्षेत्र को हम कौशल के नाम से ही जानते थे, तभी तो सरयू नदी कौशल को दो पार्ट में बांटती, तो साथी याद रखेंगे कौशल नाम से जाना जाता था। पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखेंगे। प्राचीन काल में आप देखेंगे जो अवध क्षेत्र है उसे कौशल के नाम से जाना गया है। 6वीं शताब्दी में आप जानते हैं 16 महाजनपद का उदय हुआ, जो कि हमने आपसे ऊपर चर्चा कर लिया है। यहाँ पे याद रखना होगा जितने भी महाजनपद हैं उनमें से साथी अस्मक नाम का एक महाजनपद है जो कि अकेला है, दक्षिण भारत में स्थित है। बाकी सभी महाजनपद हमारे उत्तर भारत में है, लेकिन अस्मक नाम का जो महाजनपद है वो दक्षिण भारत में भी बन रहा है। दक्षिण भारत में भी एक महाजनपद है जो कि अस्मक महाजनपद है। इसे याद रखिएगा, आपसे सीधे पूछेगा कौन सा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था, तो जवाब होगा आपका अस्मक नाम का महाजनपद। अगला, ये क्वेश्चन लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को आप लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये कई तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछेगा भैया, उसे बता दीजिएगा
कि 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो आप बताना 8। कौन कौन से उत्तर प्रदेश में है, तो ये चारों तो हैं ही, जैसे कुरु, पंचाल, सुरसेन, वत्स, ये चारों तो हैं ही। इन चारों के साथ 4 और हैं। कौन कौन से, तो देखिए पहला तो कुरु हो गया, दूसरा पंचाल, तीसरा सुरसेन, चौथा वत्स हो गया, पांचवा कौशल, छठवां मल्ल, सातवां काशी और आठवां चेती। तो इस तरह से 8 महाजनपद है साहब, इसे याद रखिएगा। जब आप पीसीएस मेंस कभी लिखेंगे तो 8 महाजनपद को डिटेल में लिखना पड़ता है ना, तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। बिंबिसार मगध महाजनपद का शासक है। आगे चल के ये बन जाता है ऐसा था। मगध का प्रारंभिक राजधानी सती गिरिब्रज या राजगिरी थी। हर एक वंश को हम प्रतहत्ता वंश के नाम से भी जानते हैं। करा कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे साथ ही दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मगध साम्राज्य है इसके प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी है। तो इस तरह से सी हो जाएगा राइट आंसर आपका सही जवाब। देखिए अब हम बात करेंगे मगध महाजनपद से ही एक वंश निकल के आएगा साथी, जिसका नाम है हर्यक वंश, और इसे पित्तहंता वंश के नाम से जानते हैं। इसका जो समय है 544 ईसा पूर्व से लगा करके 412 ईसा पूर्व तक है, ध्यान रखेंगे। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। इसके जो है साथी और भी शासक हैं, जैसे बिंबिसार के बाद आप देखेंगे तो बिंबिसार को ही हम श्रोणीय कहते हैं, जो कि 544 ईसा पूर्व से 492 तक रहते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे अजात शत्रु नाम का एक शासक बनता है, जो कि 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक ये रहेगा। फिर उसके बाद उदयन या उदयभद्र नाम का शासन होता है, जो 460 से 444 ईसा पूर्व के आसपास में रहते हैं साथी, है ना। बिंबिसार ये मगध के शासक हैं और मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी, बाद में जाकर के पाटलिपुत्र हो गई है। तो हर एक वंश की ये 3 शासकों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनके बारे में कुछ सवाल पूछता है, जरा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। कह रहा है हर्य वंश के निम्नलिखित में से किस शासक को जैन साहित्य में श्रेणी कहते हैं। अब देखिए सभी महाजनपदों में साथ ही मगध महाजनपद थोड़ा सा फेमस हो जाएगा, और मगध महाजनपद में एक वंश अब निकल के आएगा जिसका नाम था साथी हर्यक वंश, है ना। कौन सा वंश, हर्यक वंश है, तो इसे याद रखेंगे। अब यही हर्यक वंश से ही आगे जो है साथी कई सारे वंश जो है हमें देखने को मिलेंगे, है ना। देखिए तो आप जानते हैं श्रोणिक या श्रेणिक किसे कहा गया है, तो ये बिंबिसार को कहा गया है। तो पहला हो जाएगा आपका इस प्रश्न में सही जवाब, यानी राइट आंसर। अगर हम बात करेंगे बिंबिसार को, तो जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है, और इसने क्या किया था साथी, विजय और विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया था। इसने विवाह कर लिया था, लिच्छवियों की एक राजकुमारी हुआ करती है चेलना, इनसे शादी किया और लिच्छवियों के साथ संबंध बना लिया। फिर महोकोसला ने महाकोसला के साथ, ये कौशल की राजा थे प्रसेनजित, उनकी बहन थी, उनसे शादी कर लेता है। पूरा का पूरा कौशल क्षेत्र इसका हो जाता है, समझ लो। फिर उसके बाद क्षेमा के साथ विवाह करता है, एक देश है मद्र देश, वहां की राजकुमारी थी इनके साथ। तो इस तरह से ये पूरा अपना विवाह के माध्यम से अपना साम्राज्य जो है साथी विस्तार कर लेता है, ठीक है। आप देखेंगे अवंती के राजा थे, अवंती के साथ भी रिलेशनशिप बना देता है। वहां के राजा थे चंड प्रदोत, और चंड प्रदोत के पास ये बीमार हो जाते हैं, और बिंबिसार क्या करता है, अपना राजवैद्य भेज देता है जीवक को, और चंड प्रदोत को जाकर के वो बीमारी का इलाज करते हैं। इससे चंड प्रदोत साथी ठीक हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो इसका संबंध राजा चंड प्रदोत यानी अवंती के साथ भी हो जाता है। आप देखेंगे तो बिंबिसार दोनों धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म को भी मानता है और जैन धर्म को भी मानता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसने साथ ही राजगृह नामक स्थान की स्थापना करी है। लेकिन आगे चल के जानते हैं अजात शत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र है, यह क्या करता है, बिंबिसार की हत्या कर देता है और खुद जो है राजा बन जाता है। तो इतनी सारी बातें बिंबिसार से पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। अगला, हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो देखिए अजात शत्रु क्या करता है, पहले तो कौशल से फाइट कर लेता है, राजा प्रसेनजीत से झगड़ा कर लेता है। हालांकि उसका मामा रहे राजा प्रसेनजीत, है ना, उनसे झगड़ा कर लेता है, ठीक है। आगे चल के राजा प्रसेनजीत अपनी बेटी की शादी जो है इससे अजात शत्रु से करके रिश्ता संभाल लेते हैं, है ना। वत्सकार ये अजात शत्रु का मंत्री था, बहुत खतरनाक था, मतलब बहुत बुद्धिमान था। वर्तमान में जैसे चाणक्य भी हुआ मौर्य काल में, ऐसे ही था ये वत्सकार, है ना, कूटनीतिक मंत्री था। लिच्छवियों के साथ भी झगड़ा कर लेता है अजात शत्रु। जिन लिच्छवी से विवाह करता है बिंदुसार, उनसे जो है ससुरा अजात शत्रु जाके झगड़ा कर लेता है, अपने ननियों में मार कर लेता है, ठीक है। तो लिच्छवियों को जीत लेता है वत्सकार की सहायता से। ये भी बौद्ध तथा जैन दोनों मतों को मानता है अजात शत्रु में, इसमें कोई डाउट नहीं है साथी। आप जानते हैं जो राजगिरी में पहली बार जो बौद्ध संगीति हुआ था वो इसी के समय में हुआ था। तो बौद्ध और जैन दोनों धर्म को ये मानता है साहब, है ना। तो ये सभी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। देखिए
बात करेंगे अजात शत्रु या कुड़ी को लेकर के साथी, तो बिंबिसार के बाद यह हर्यक वंश का शासक बन जाता है और इसने कौशल के नरेश राजा थे प्रसेनजित के साथ युद्ध कर लेता है। हालांकि अंत में इन्होंने राजा प्रसेनजित ने अपनी बेटी वजीरा का ब्याह अजातशत्रु से कर देते हैं। वत्सकार ये कौन था, तो अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ मंत्री थे। इसके सहायता से अजातशत्रु क्या करता है, लिच्छवियों पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। अजातशत्रु बौद्ध और जैन दोनों मत को मानता था। इसी के शासनकाल का 8वां वर्ष था जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, 8वें वर्ष में महापरिनिर्वाण हो गया था। अजातशत्रु के ही समय में आप देखेंगे तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। साहब अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो साथ ही याद रखेंगे कि इसकी स्थापना उदयन के द्वारा किया जाता है। उदयन या उदयभद्र भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा साहब यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर हम बात करेंगे उदयन या उदयभद्र, तो इसके पिता थे अजातशत्रु। तो उदयन ने क्या किया, अपने पिता को मार दिया, इसीलिए हर एक वंश को हम पितृहंता वंश बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो इसने क्या करी, अपने पिता की हत्या कर दी और पाटलिपुत्र नामक की स्थापना करी। पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है और राजगृह से अपनी राजधानी उठा करके पाटलिपुत्र साथी स्थानांतरित किया। इसके बाद आप देखेंगे तो हर एक वंश में अन्य शासक हुए, जैसे अनिरुद्ध हुए, मुंडक हुए, नागदशक हुए, और जो है एक दूसरे को मार करके लोग आगे बढ़े, मतलब अपने पिता की हत्या करके ही अगला वाला बना था। इससे जनता वहां की परेशान हो गई थी। जनता ने क्या किया, सबको उतार दिया गद्दी से, यानी हर एक वंश के जितने शासक थे सबको उठा के फेंक देती है, और एक योग्य व्यक्ति था जिसका नाम था शिशुनाग, और इसको गद्दी पर बैठा देती है। जैसे ही शिशुनाग बैठता है वो हर एक वंश को पूरी तरह से खत्म करता है ना, हर एक वंश को साफ खत्म करता है, और इसके स्थान पे एक नया वंश निकाल के लाता है जिसका नाम होगा साथी शिशुनाग वंश। तो आइए देखते हैं शिशुनाग वंश से क्या क्या सवाल आता है। करा कि कालाशोक या काकवर्ड का संबंध किस वंश से है। देखिए शिशुनाग वंश के ही शासक है साथी कालाशोक। ठीक है, हाँ, इन्हें काकवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश, यानी जवाब होगा आपका कौन सा, बी होगा साहब यहाँ पे राइट आंसर। देखिए शिशुनाग वंश की बात करेंगे तो 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व के आसपास में ये वंश रहता है, और इसके संस्थापक साथी शिशुनाग हैं। ठीक है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट शासक हैं, तो शिशुनाग और एक दूसरा कालाशोक या काकवर्ड, याद रखिएगा। कालाशोक के ही समय में वैशाली में आप देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। तो कभी कभी एग्जामिनर ये पूछता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस वंश में होता है, तो लोग जब ऐसा सवाल आता है तो लोग सोचते हैं आप क्या जवाब दें, तो जवाब होता है साथी शिशुनाग वंश, याद रखिएगा, क्योंकि इसी का शासक है, इसी वंश का शासक है साहब कालाशोक। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसे पुराणों में एक छत्र और एक राट शासक कहा गया है। पुराणों में एक छत्र या एक राट शासक किसे कहा गया है, तो याद रखेंगे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, साथ ही महापद्मनंदा को। महापद्म शिशुनाग वंश से कोई सवाल नहीं आता है, याद रखेंगे, बहुत पहले आता था पर अभी शिशुनाग वंश से कोई सवाल नहीं आता है। शिशुनाग वंश के बाद साथी महापद्मनंद यानी नंद वंश जो है साथी आ जाता है अस्तित्व में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कुछ कहीं पर, अच्छा कि स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, कि कालाशोक जो था है ना, कालाशोक यानी शिशुनाग वंश का शासक है साथी, एक बार ये टहल रहा था और इसकी हत्या कर दी जाती है, इसकी छुरा चाकू मार करके इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, और इसकी हत्या कहीं और नहीं की जाती, इसकी राजधानी के समीप ही की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, पाटलिपुत्र में ही इसको मार दिया जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मारने वाला कोई और नहीं था बल्कि महानंदनी नाम का एक व्यक्ति हुआ करता है, और ये महानंदनी कोई और नहीं है बल्कि आगे चल के इसे नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। तो नंद वंश का संस्थापक माना जाता है, और कहा जाता है कि महानंदनी के द्वारा ही जो है कालाशोक की हत्या कर दी गई थी, है ना, और नंद वंश की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, लेकिन एक पॉइंट को और याद रखेंगे साथी कि इस वंश के एक छत्र और एक राट शासक वो महानंदन को नहीं बल्कि महापद्मनंद को कहा जाता है। डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए समझिए इस बात को, नंद वंश के अगर आप देखेंगे तो ज्यादा दिन नहीं था, 344 से 324 ईसा पूर्व हुआ करता है, और इस वर्ष की स्थापना महानंदन के द्वारा किया गया है। महापद्मनंद ने महानंदन की हत्या कर दी है, महापद्मनंदन ने मार दिया महानंदन को और खुद राजा बन गया। और आपको बताएं महापद्मनंद मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था, मतलब सब में सबसे वीर हुआ करता था। पुराणों में आप देखेंगे तो इसे जो है एक राट कहा गया है, एक छत्र कहा गया है, मतलब कि इसके आगे कोई और नहीं है, ये इतना वीर है साथी, है ना। पाणिनि
आप याद रखेंगे महापद्मनंद के मित्र हैं, पाणिनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, व्याकरणाचार्य हैं साथी, है ना। और इसे उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक शासक भी कहा जाता है। आप सोचिए कितना महान था, मतलब खतरनाक हुआ करता था साहब ये, है ना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। धननंद नंद वंश का अंतिम शासक था, और आपको पता होगा धननंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने लपेट दिया था, है ना। तो ये बिल्कुल ही सही है। इसी के समय में सिकंदर ने साथी भारत पर आक्रमण किया। अब ये चीज जानना होगा कि सिकंदर ने भारत पर किस, ये सवाल आपसे पूछता है साथी कि सिकंदर ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था। तो याद रखेंगे धननंद के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया हुआ साहब, ठीक है। तो याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट आपका हो जाएगा सी यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों। नंद शासक, याद रखेंगे ये लोग जैन मत के पोषक हैं, बौद्ध मत के नहीं हैं, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। इसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, परंतु ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पाया। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सिकंदर के बारे में बात हो रहा है, सिकंदर के आक्रमण के बारे में ये चर्चा हो रहा है, ठीक है। इसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, परंतु व्यास नदी के आगे नहीं बढ़ सका। राजा पोरस ने भारत में सिकंदर का सबसे सशक्त विद्रोह किया। तो यहाँ पे होना चाहिए सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व पर आक्रमण किया, परंतु व्यास नदी के आगे नहीं बढ़ सका। आगे कह रहा है कि राजा पोरस ने भारत में सिकंदर का सबसे सशक्त विद्रोह किया था। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे साथी कि भारत पर विदेशी आक्रमण को लेकर के उस समय, तो आप जानते हैं सबसे पहले आक्रमण, हालांकि ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, सी हो जाएगा राइट आंसर। थोड़ा सा हम देखते हैं कि विदेशी आक्रमण को लेकर के क्या क्या सवाल हमसे पूछा जा सकता है। देखिए, पहली बात तो ये कि उस समय आप देखेंगे प्राचीन काल में तो भारत और ईरान को लेकर के काफी इनका रिलेशनशिप हुआ करता है। एक जिंद अवेस्ता नाम का एक ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, और इस अवेस्ता से पता चलता है कि भारत और ईरान के बीच में संबंध था उस समय साथी, है ना। भारत वर्सेज ईरान के बीच में साथी रिलेशनशिप हुआ करता था, हमें ये भी बात पता चलता है। और इस ऐसा क्यों हम कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अवेस्ता में ही हमें हिंदू कहा गया है, ठीक है। भारत को क्या कहा गया है, हिंदू कहा गया है, भारत को हिंदू कहा गया है। तो अगर आपसे ये पूछे कि किस ग्रंथ में भारत को हिंदू कहा गया है, तो आप ये बताना अवेस्ता में कहा गया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये शब्द साथी कहाँ से बना हुआ है, हिंदू से ही हिंदुस्तान बना हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना, मतलब मिस्टेक नहीं करेंगे साथी, है ना। अब देखिएगा, अब भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले कौन लोग थे, ऐसा सवाल अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले कौन लोग थे, तो हम बताते हैं साथी जो कि ईरानी थे। भारत में पहली बार आक्रमण कौन कर रहे हैं, तो ये ईरान के लोग कर रहे हैं, या कहीं कहीं ऑप्शन में देता है साथी फारसी। तो ये लोग साथी प्रमुख हैं, ठीक है। सबसे पहले किसने आक्रमण किया इन ईरानियों में, तो एक व्यक्ति का नाम आता है यहाँ पर, इसे इन सबको थोड़ा सा आप नोट करिएगा। साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया था, साइरस द्वितीय, है ना, साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया था सबसे पहले। अगर आपसे पूछे कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, तो आपका जवाब होगा ये इसने किया था, किसने, साइरस द्वितीय ने साथी किया हुआ था, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण को लेकर के अगर हम लोग चर्चा करें थोड़ा सा, तो सिकंदर यूनान के एक प्रांत है मकदूनिया, वहां का शासक था। अगर हम सिकंदर का आक्रमण देखें, सिकंदर का आक्रमण थोड़ा सा इसके बारे में नोट करिएगा, सिकंदर का आक्रमण को लेकर के। तो पहली बात तो ये था कहाँ का, इस बात को याद रखेंगे। तो याद रखेंगे यूनान से है, मकदूनिया का शासक है, वही ईरान यूनान, है ना, मकदूनिया का शासक है, ठीक है। आक्रमण कब किया था ये सवाल आता है, तो 326 ईसा पूर्व में किया था। इस समय भारत में 326 में किया था, लेकिन ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ सका था। क्यों आखिर ऐसा हुआ था, ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसा क्या रहा होगा, कौन इसको रोक दिया होगा साथी, है ना। तो एक व्यक्ति हैं जो इनको रोक देते हैं, राजा पोरस। राजा पोरस इसका जम के विरोध करते हैं, और ये सवाल हमसे पूछता है कि सिकंदर का मुकाबला किसने किया था, राजा पोरस ने किया था। राजा पोरस हालांकि हार जाते हैं, लेकिन सिकंदर इनकी बहादुरी को देख करके बाद में इनको सारा प्रदेश वापस कर देता है, बोलता है बहुत बहादुर व्यक्ति है और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे साथी, ठीक है। तो और राजा पोरस शासन कहाँ करते थे साथी, याद रखेंगे इस पॉइंट को भी, झेलम और चिनाव के क्षेत्र में। झेलम और चिनाव का जो द्वाब क्षेत्र था ना, वहां पे राजा पोरस हुआ करते थे, शासन करते थे, जिन्होंने सिकंदर का जम के विरोध किया, लेकिन हालांकि ये हार गए थे, ठीक है। ऐसा सिकंदर भारत में अगर आप पूछेगा कितने दिनों तक रहा, तो साथी याद रखेंगे सिकंदर भारत में
19 माह तक रुकता है साथी, 19 माह तक ये यहाँ पे रहा हुआ है। ठीक है, इतने पॉइंट हमसे यहाँ पे सिकंदर को लेकर के पूछता है, इसे आप लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिकंदर की सहायता अगर कभी सवाल में आ जाए तो बताना। अम्भी नाम के एक व्यक्ति करते हैं जो कि तक्षशिला के राजा हैं। तो कल आप अच्छे से पढ़ के आना, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, महाजनपद से और कोई सवाल नहीं आता है। कल हम मौर्य और मौर्योत्तर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, आप इसको पढ़ के आना।